बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 15 का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि चैप्टर नंबर 15 के मेजरली 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पे ओस्मो रेगुलेशन है, नंबर 2 पे एक्सक्रीशन है और नंबर 3 पे थर्मो रेगुलेशन है। पहला पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं ओस्मो रेगुलेशन, उसमें ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स और ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स को डिस्कस किया। उसके बाद एक्सक्रीशन आता है। एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर आप लोग डिस्कस कर चुके हैं और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के अंदर डिफरेंट एनिमल यानी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी डिस्कस हो चुका है। यानी उसके अंदर आपने हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म और कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन को डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। तो आज हमारा जो मेनली टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मेन डिफरेंस जो है वो किसका होता है, वो वर्टिब्रल कॉलम का होता है। यानी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं वो होता है, और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मौजूद नहीं होता, यानी जो रीढ़ की हड्डी है वो मौजूद नहीं होती। ये मेन डिफरेंस है वर्टिब्रेट्स के अंदर और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। तो दरअसल जो वर्टिब्रल कॉलम है ये डेवलप्ड होता है इनवर्टिब्रेट्स। वो किस तरह कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो सिस्टम होता है वो होती है नोटोकॉर्ड। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम की जगह पे क्या चीज मौजूद होती है, नोटोकॉर्ड। और विद द एवोल्यूशनरी टाइम या अडेप्टेशन होते होते वही जो नोटोकॉर्ड है वो डेवलप हो जाती है किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ये मेन पॉइंट है, आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है। तो देखते हैं एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, आपने स्टार्ट किया एक्सक्रीशन तो उसमें सबसे पहले प्रोटोनेफ्रिडिया पढ़े, यानी प्लेनेरिया की जब बात की तो उसके अंदर आपने प्रोटोनेफ्रिडिया को देखा कि प्रोटोनेफ्रिडिया क्या चीज़ होती है। उसके बाद आपने मेटानेफ्रिडियम, मेटानेफ्रिडिया जो है वो अर्थवर्म के अंदर खसूसियात के अंदर आपने देखा कि मेटानेफ्रिडिया क्या चीज़ होती हैं। नेक्स्ट जब आपने बात की कॉकरोच की तो उसके अंदर आपने कहा कि सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होते हैं, और यही मेटानेफ्रिडिया जो है वो डेवलप होते होते किडनी के अंदर डेवलप हो गए। यानी डेवलपमेंट में हम देख रहे हैं कि देखें, जब आपने हाइड्रा देखा तो हाइड्रा के अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं थे। फिर जब आप नेक्स्ट मूव किया, आपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखा प्लेनेरिया, वहाँ प्रोटोनेफ्रिडिया आ गए, नेक्स्ट जो है वो मेटानेफ्रिडिया आ गए। अब यही जो मेटानेफ्रिडिया है आगे डेवलप हुए किडनीज के अंदर। लेकिन ये जो किडनीज थी ये एक तो सेगमेंटेड बॉडीज में थी, दूसरा इनके अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स थे। और ये जो किडनी फर्स्ट ऑब्जर्व की गई वर्टिब्रेट्स के अंदर वो हैग फिशेस के अंदर ऑब्जर्व की गई। यानी ये डेप्टेशन हो रही है, प्रोटोनेफ्रिडिया से मेटानेफ्रिडिया बने, मेटानेफ्रिडिया से किडनीज। अब ये किडनीज भी क्या है, सेगमेंटेड है, यानी हर सेगमेंट के अंदर अलग किडनी वर्क कर रही है। हैग फिशेस की बात करें, हर सेगमेंट के अंदर अलग अलग किडनी जो है वो वर्क कर रही है। और ये किस फॉर्म में मौजूद है, ट्यूबुलर फॉर्म में मौजूद थी। ये अभी हम हिस्ट्री देख रहे हैं कि वर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरह का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ। तो पहले इनवर्टिब्रेट्स में प्रोटोनेफ्रिडिया थे, फिर मेटानेफ्रिडिया आए, फिर उनके अंदर जो है किडनीज आ गई। तो ये किडनीज में डेवलप हो गए। लेकिन ये किडनीज सबसे पहले किस में देखनी, वर्टिब्रेट्स में, हैग फिशेस के अंदर। लेकिन एक तो ये सेगमेंटेड थी, दूसरा इनके अंदर टिब्युलर स्ट्रक्चर थे, वेल डेवलप्ड नहीं थी ये किडनी। उसके बाद मजीद अडेप्टेशन होती होती फिर किडनीज डेवलप हुई, और इन किडनीज के अंदर जो है एक तो सेगमेंटेड नहीं थी, दूसरे नंबर पे इनके अंदर ग्रुप ऑफ कैपिलरीज मौजूद थे। एक तो सेगमेंटेड नहीं थी, दूसरे नंबर पे इसमें क्या चीज मौजूद थी, कैपिलरीज मौजूद थी, और डेवलप्ड स्ट्रक्चर हो गए। और इन किडनीज के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट देखे गए जिनको नेफ्रॉन का नाम दिया गया। अब देखिए ये अडेप्टेशन होगी जो आपकी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर बताई गई है। सबसे पहले प्रोटोनेफ्रिडिया है, प्रोटोनेफ्रिडिया में मेटानेफ्रिडिया, मेटानेफ्रिडिया स्ट्रक्चर आपने अर्थवर्म में देखा। फिर हैग फिशेज वर्टिब्रेट्स थी, उनके अंदर किडनीज डेवलप हुई। नेक्स्ट किडनीज के अंदर और ज़्यादा अडेप्टेशन हुई और नॉन सेगमेंटेड किडनीज डेवलप हुई जो कि एसोसिएट थी कैपिलरीज के साथ, और इनके अंदर स्मॉल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मौजूद थे जिनको नेफ्रॉन का नाम दिया गया। तो ये एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स के अंदर छोटी सी हिस्ट्री है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से मौजूद थे। तो मेन चीज आगे किडनी, और किडनी के अंदर जो यूनिट आया वो था नेफ्रॉन। ये आगे जाके हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है इनको कि नेफ्रॉन जो है वो फिर किस तरह वर्क करते हैं, या किडनी जो है वो किस तरह वर्क करती है। अब बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं
आपको पता है ये वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, तो इनके अंदर जो एक्सक्रीशन है वो किस तरह होती है। तो इसमें सबसे पहली बात बुक वाला लिखता है, कंसिडरिंग द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। देखें, लाइफ को मेंटेन करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। और जब मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा होता है तो उसके दौरान कोई ना कोई वेस्टेज भी बन रही होती है। जाहिर सी बात है, अगर आप सिंपल बात करें ग्लूकोज की, तो जब ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो रहा होता है, यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही होती है, तो इसके दौरान जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं वो वाटर और आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती हैं। इसी तरह लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है मेंटेनेंस, लाइफ को मेंटेन करने के लिए हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या चीज़ है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान वेस्टेज भी बन रही हैं। इन वेस्टेज को आप कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्टेज। तो मेटाबॉलिक वेस्टेज कौन सी होगी, ऐसी वेस्टेज जो कि मेटाबॉलिक लेवल पे बन रही हो उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्टेज। अब ये कौन कौन सी मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं, इनको हम जनरली देखते हैं कि कौन कौन सी वेस्टेज हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहला यूरिया, ये ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यूरिया कब प्रोड्यूस होता है, जब अमाइनो एसिड मेटाबोलाइज होता है, यानी यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, ये मेटाबॉलिक वेस्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है क्रेटिनिन। क्रेटिनिन कब बनता है, क्रेटिनिन प्रोड्यूस होता है मसल क्रेटिन से। अब ये जरा बात समझने वाली है। देखिए, हमारे मसल्स के अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है, केमिकल मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं क्रेटिनिन फास्फेट, सॉरी क्रेटीन फास्फेट। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है या आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, यानी एटीपी की जरूरत होती है, तो अगर एटीपी अदर देन ऑर्गेनेलिज में प्रोड्यूस ना हो रहा हो किसी वजह से, तो ये मसल क्रेटीन एटीपी बनाती है। कैसे बनाती है, देखें स्टूडेंट, बात जरा गौर सुनिएगा। हमारे मसल्स के अंदर कंपाउंड है क्रेटीन फास्फेट। अब एडीपी तो मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन एडीपी एटीपी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, एडीपी को जब एक फास्फेट मिलता है तो एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एडीपी क्या करते हैं, इस क्रेटीन फास्फेट से वो जो फास्फेट अटैच होता है उस फास्फेट को पिक करते हैं और एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटीपी में। और आपको मालूम है एटीपी सोर्स है एनर्जी का। तो जब क्रेटीन फास्फेट फास्फेट दे देता है तो जो पीछे उसके बाद बचने वाली जो वेस्ट होती है उसको कहते हैं क्रेटिनिन। तो ये क्रेटिनिन है, वेस्ट है। कब बन रही है, जब मसल क्रेटीन प्रोड्यूस, यानी मसल क्रेटीन के अंदर मेन कंपाउंड कौन सा मौजूद होता है, क्रेटीन फास्फेट। क्रेटीन फास्फेट अपना फास्फेट जब दे देता है तो फास्फेट देने के बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं क्रेटिनिन। थर्ड नंबर पे वेस्ट है मेटाबॉलिक वेस्ट, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता है, बहुत कॉमन सी बात है, न्यूक्लिक एसिड से प्रोड्यूस हो रहा होता है, लाइक इसमें डीएनए आरएनए आ जाते हैं। फोर्थ नंबर पे वेस्टेज जो है वो है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन कब प्रोड्यूस होती है, बिलीरुबिन प्रोड्यूस होती है हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो रही होती है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो बिलीरुबिन होता है। हीमोग्लोबिन का एंड प्रोडक्ट जो है वो बिलीरुबिन होता है, ये भी वेस्ट है। उसके बाद कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये मेटाबोलाइट्स कब प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स के सर्टन रिएक्शंस होते हैं, सर्टन रिएक्शंस ऑफ हार्मोन्स से जो है वो कुछ मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। मेटाबोलाइट्स भी जो है वो मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं। और उसके बाद टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स सच एज पेस्टिसाइड हो गए, ड्रग्स हो गए, आप फूड लेते हैं उसके साथ फूड एडिटिव्स होते हैं, ये सारे की सारी जो है वो वेस्टेज हैं। तो ये रेड कलर के अंदर जो यहाँ शो हो रही हैं ये सारी की सारी मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं। कौन कौन सी, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, मेटाबोलाइट्स और टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स में पेस्टिसाइड आ जाते हैं, ड्रग्स आ जाती हैं और फूड एडिटिव्स हो जाती हैं। इन तमाम वेस्टेज का बॉडी से निकलना या बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत ज़रूरी है। ये किसके थ्रू, ये हम नेक्स्ट अपने इसमें देखेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन का मतलब ही ये होता है कि मेटाबॉलिक वेस्टेज का बॉडी से बाहर निकलना एक्सक्रीशन कहलाता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे ना कि वेस्टेज होती कौन कौन सी हैं। तो ये हमने देखनी, ये वेस्टेज हैं जो कि निकलने जरूरी है। अब ये जो वेस्टेज आपने देखी, ये वेस्टेज किसी न किसी ऑर्गन के थ्रू निकलेंगी। तो जब हम ऑर्गन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है स्किन की। क्या स्किन आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? स्टूडेंट देखें, दो चीजें यूज होती हैं, एक वर्ड यूज होता है एक्सक्रीट और एक वर्ड यूज होता है सिक्रीट। दोनों में डिफरेंस है। जब वर्ड यूज हो रहा हो एक्सक्रीट तो समझ लें कोई वेस्ट है जिसने आपकी बॉडी से निकलना है और आपकी बॉडी में अगर वो रही तो वो नुकसानदेह है। जब आप वर्ड यूज करते हैं सिक्रीट,
सक्रीट वर्ड नो डाउट कि कोई ना कोई चीज सिक्रीशन हो रही होती है, लेकिन वो नुकसान नहीं बल्कि आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद होती है। इसका क्या मतलब है, देखें स्वेटिंग के दौरान आप देखते हैं कि वाटर आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। वाटर सिक्रीट कब होता है, वाटर सिक्रीट होता है ड्यू टू स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको आप पसीना और जुबान में कहते हैं। अब ये पसीना क्यों निकल रहा है, इसका फायदा क्या है आपकी बॉडी को। आपको पता है कि जब पसीना निकलता है तो ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है, जब बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं किसकी, स्वेटिंग की, पसीना आता है। अब जब स्वेट प्रोड्यूस होता है तो जब ये बॉडी के बाहर आके इवेपोरेट होता है, और आपको मालूम है कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग काज करती है, तो इस तरह जो स्वेटिंग है या स्वेट ग्लैंड के थ्रू जो वाटर सिक्रीट हो रहा है, ये क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन यानी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब नो डाउट आपकी स्किन के थ्रू सिक्रीशन हो रही है, लेकिन ये जो सिक्रीशन है ये आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है। क्या फायदा है इसका, ये थर्मो रेगुलेशन कर रही है। उसी तरह सीबम सिक्रीट होता है, इसको ऑयल भी कहते हैं, सेबेशियस ग्लैंड। अक्सर आप देखते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर मोस्टली ये फिनोमेना देखा जाता है कि स्किन जो है वो ऑयली हो जाती है, यानी सीबम प्रोड्यूस होता है। अब ये सीबम भी नो डाउट सिक्रीशन है, आपकी स्किन के थ्रू सिक्रीशन हो रही है, लेकिन इसका फायदा क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रही है आपकी बॉडी को। अब ये दोनों सिक्रीशन हैं, लेकिन इनका देखें कहीं ना कहीं फायदा है। तो बेटा ये एक्सक्रीशन नहीं होती, सिक्रीशन का वर्ड हमेशा वहां यूज किया जाता है जहां आपकी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से फायदा हो रहा हो। तो स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, यानी वेस्टेज को कभी भी बाहर नहीं निकालती। स्किन हमेशा वो चीजें एक्सक्रीट कर रही है जो कि आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आता है, डज स्किन एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन वर्क नहीं करती, तो इसका आंसर क्या है, नो। तो फिर जो सिक्रीशंस हो रही हैं वो, उनको फिर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों नहीं कहते, ये जो सिक्रीशंस हो रही हैं ये आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है। और एक्सक्रीशन वर्ड हमेशा तब यूज किया जाता है जब कोई वेस्टेज को बाहर निकालना हो, यानी आपकी बॉडी में वो नकारा हो। तो ये यूज हो रहा है, या जो स्वेटिंग प्रोड्यूस हो रही है, या जो सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, ये नकारा चीजें नहीं है, ये आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं फायदा दे रही है, यानी थर्मो रेगुलेशन के अंदर और प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर फायदा दे रही है। बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हमने मेन पॉइंट, ये बेसिक चीजें हैं, इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी था। मेन पॉइंट हमने क्या डिस्कस किए, हमने सबसे पहले देखा कि वर्टिब्रेट्स के अंदर सेक्रीशन, यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरह डेवलप हुई। पहले इनवर्टिब्रेट्स थे, उनके अंदर क्या, उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं था। उसके बाद डेवलपमेंट होती गई, प्रोटोनेफ्रिडिया आए पहले, फिर मेटानेफ्रिडिया आए। मेटानेफ्रिडिया के बाद वर्टिब्रेट के अंदर किडनीज डेवलप हुई, लेकिन ये सेगमेंटेड थी और टिब्यूलर स्ट्रक्चर था। फिर मजीद किडनी के अंदर डेवलपमेंट हुई और नॉन सेगमेंटेड और कैपिलरीज के साथ एसोसिएट होके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स बने। ये एक हमने अडेप्टेशन देखी। उसके बाद हमने देखा ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन, उसके एक्सक्रीशन के अंदर मेन चीजें जो थी वो हमने मेटाबॉलिक वेस्टेज को देखा। मेटाबॉलिक वेस्टेज डिफरेंट टाइप्स की थी, वो हमने डिफरेंट टाइप्स के यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, उसके बाद बिलिरुबिन और मेटाबोलाइट्स और कुछ हमने टॉक्सिन को डिस्कस किया। और एंड पे फिर हमने देखा कि जो स्किन है, क्या स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, तो इसकी बेटा हमने रीजन बताई, स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नहीं है। तो ये हमारा लेक्चर था, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, विश यू बेस्ट ऑफ लक।